ओके तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी एकदम अच्छा हूँ। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का क्विक चार्ट रिवीजन। क्विक चार्ट रिवीजन का आज लेक्चर नंबर है 13, राइट। और एज पर द सीक्वेंस, हम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। मैंने आपको सीक्वेंस पहले से ही शेयर कर दिया है। मेरे हर चार्ट रिवीजन के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सीक्वेंस मिल जाएगा। आज का क्या टॉपिक रहेगा एज पर द सीक्वेंस? एज पर द सीक्वेंस हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन का पूरा ग्रुप इंड एस। वाई आई एम सेइंग ग्रुप इंड एस? क्योंकि बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट, ये सब मिलाकर तकरीबन 3 से 4 इंड एस बनते हैं। जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंड एस 27, फिर इंड एस 103, फिर इंड एस 110, फिर इंड एस 111 और फिर इंड एस 28। मतलब कुल मिला के 5 इंड एस के पूरे ग्रुप को जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा कंप्लीट तौर पर बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट का पोर्शन मिलके कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो ये क्विक चार्ट रिवीजन के सेशंस जो होंगे ये सिर्फ आज के सेशन में नहीं हो पाएगा। ऑब्वियसली हम जो सेशन लेते हैं वो 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच के लेते हैं, तो इसीलिए आने वाले लगभग 4 से 5 सेशंस इसी पे लगने वाले हैं हमारे इस पूरे टॉपिक्स पे। जो चार्ट बुक आपके पास है, अगर उस चार्ट बुक में आपको इंड एस 27 नहीं दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप ये चार्ट डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, मैंने ग्रुप पे शेयर नहीं किया है, ठीक है ना। हालांकि मुझे पता है बच्चे ग्रुप पे भी शेयर कर लेंगे अपने हिसाब से। मैंने अभी जस्ट टेलीग्राम अपने चैनल पे शेयर किया है, राइट। मेरे चैनल का नाम क्या है? मेरे चैनल का नाम है CA जय चावला, ठीक है। तो आप जाइए, आप उस चैनल में जाके ये इंड एस 27 आप डाउनलोड करिए। ये इंड एस 27 डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है। हम सबसे पहले शुरुआत ही यहाँ से करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं सबसे पहले ये देख लेता हूँ, मैंने तो ये पूछा भी नहीं कि आपको मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं, और आ रही है कि नहीं आ रही है। सर ने टेलीग्राम, ठीक है। मुझे ये सबसे पहले बताइए कि आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। ऑब्वियसली अभी तक आवाज़ आ रही होगी क्योंकि 133 स्टूडेंट्स अभी मुझे लाइव दिख रहे हैं और उनमें से किसी ने भी ये नहीं बोला कि सर आवाज़ नहीं आ रही। तो आई होप आपने अभी तक जितना मैंने बोला होगा वो आपने सुना होगा अच्छे से। अब हम सेशन स्टार्ट करेंगे, बट सेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे सबसे पहले बताइए कि आपको आवाज़ क्लियरली आ रही कि नहीं। दूसरा, आपने ये चार्ट को डाउनलोड कर लिया कि नहीं? टेलीग्राम चैनल पे जाके आपने चार्ट को डाउनलोड किया कि नहीं किया? कैन यू प्लीज टेक EPS दिस वीक? अंकित जायसवाल। अंकित बेटा, मैं सीक्वेंस पहले से ही डिसाइड कर चुका हूं बेटा, ठीक है ना। मैं सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही चलूंगा, सॉरी टू से, बट मैं अपना सीक्वेंस जो मैंने सोचा है मैं सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही चलूंगा। अब EPS जिस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आएगा मैं तभी करवा पाऊंगा, सॉरी। ओके, नाउ सभी बच्चे बता रहे हैं मुझे कि साउंड भी प्रॉपर है। अप्रॉक्स 145 स्टूडेंट्स आर विद मी राइट नाउ, और प्लीज डाउनलोड कर लीजिए इस चार्ट को। ओके, प्लीज डाउनलोड कर लीजिए इस चार्ट को जल्दी से जल्दी, फिर मैं लाइव चैट को डिसेबल कर लूंगा। चलिए, ओके, मेरे हिसाब से सभी बच्चे डाउनलोड कर चुके हैं जिन जिन को रिक्वायरमेंट है, और हम अब लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए मैंने चैट को डिसेबल कर लिया है। चलिए, मोर देन 150 स्टूडेंट्स आर विथ मी। सो गाइस, सबसे पहले बात को समझिएगा, हम जब बात करते हैं चार्ट रिवीजन के, सॉरी बिजनेस कॉम्बिनेशन की, हम जब बात करते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन की, तो ये बहुत ज़रूरी है समझना
कि हमें सीक्वेंस क्या रखना चाहिए, पूरा टॉपिक पढ़ने के लिए हमें सीक्वेंस कौन सा रखना चाहिए। मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा, चाहे आपने मुझसे पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है, चाहे आपने मेरे क्लासेस परचेज किए हैं कि नहीं किए हैं, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपको एक चार्ट रिवीजन करवा रहा हूं। ये चार्ट रिवीजन सबके लिए है। तो मेरा एक ओपिनियन रहेगा, आप सबको एक रिकमेंडेशन रहेगा कि जब आप अपने एग्जाम में भी एग्जाम से पहले जब आप रिवीजन करते हो पूरे कोर्स का, जब आप बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट को जब आप उठाना शुरू करोगे तो इस सीक्वेंस में उठाना, ये इंडेस वाइज उठाना, जिस इंडेस वाइज मैं चार्ट रिवीजन करवा रहा हूं। हम सबसे पहले चार्ट रिवीजन करेंगे अभी इंडेस 27 का, उसका नाम है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके बाद हम चलेंगे इंड एएस 103 का, जिसका नाम है बिजनेस कॉम्बिनेशन। मैं इंडेस 27 से शुरुआत क्यों करवा रहा हूं आपको मालूम पड़ जाएगा। फिर इंडेस 103, फिर उसके बाद इंड एएस 110 कंसोलिडेशन। अब कुछ बच्चे उलझते हैं, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि 110 अलग है, 103 अलग है। यस, अलग अलग है, वो तो नंबरिंग से मालूम पड़ रहा है, बट मैं ये गारंटी दे रहा हूं और मैं ये चैलेंज कर सकता हूं कि ये दोनों स्टैंडर्ड को अलग अलग पढ़ा ही नहीं जा सकता। ये दोनों कहीं ना कहीं एक ही साथ ही आते हैं। तो बेसिकली अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जो ये इंडेस 110 वाला स्टैंडर्ड है, ये बेसिकली थ्योरेटिकल बेस्ड है। ये आपको पूरा प्रोसीजर समझाता है कि कंसोलिडेशन कैसे करना चाहिए। बट जो 103 है वो प्रैक्टिकल बेस्ड है। पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच आपको 103 सिखाता है, रिकॉग्निशन कैसे करते हैं, मेजरमेंट कैसे करते हैं। जब मैं अपने क्लासेस में 103 करवाता हूं, फिर 110 करवाता हूं, तो कुछ बच्चे मुझे कॉल करके क्वेरी पूछते हैं कि सर आपने 110 तो करवाया ही नहीं, सिर्फ आपने एक ही क्लास में खत्म कर दिया 110, जबकि वो तो सर सबसे बड़ा स्टैंडर्ड है कंसोलिडेशन। तो मैं उनको समझाता हूं कि भाई ऐसा नहीं है, मैंने 110 एक ही क्लास में खत्म इसलिए किया क्योंकि उसमें सिर्फ प्रोसीजर पार्ट है, उसमें सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है, उसका जो भी प्रैक्टिकल अप्रोच है वो अपन 103 में कर चुके हैं। उसके जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिकल कवर होने चाहिए वो 103 में होके अपन ने कवर अप कर लिए। तो बच्चों को समझ में आता है कि अच्छा हाँ 103 में तो हमने बहुत सारा कंसोलिडेशन किया था। फिर हमें करना चाहिए इंडेस 111 जो कि है ज्वाइंट अरेंजमेंट्स, और फिर करना चाहिए इंडेस 28 जो कि ज्वाइंट वेंचर एंड एसोसिएट। ठीक है, ये दो स्टैंडर्ड बाद के हैं, पहले हम शुरुआत करेंगे इन तीनों से। ऑब्वियसली आज की क्लास में इंडेस 27 तो हो जाएगा और इंडेस 103 हम स्टार्ट जरूर कर लेंगे। तो ये सीक्वेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं अब इंडेस 27। Yes, as far as lecture number 6 of business combination, basically I am talking about the revision lectures which I have taken live in my YouTube channel in English for business combination. Still there is lecture number 6 which is pending from my side. Even I have not yet recorded this lecture, but I am trying my level best. मैं जैसे ही इसको record कर लूँगा, as soon as I will record this session, I will definitely upload this. Don't worry at all. मैं definitely इसको upload कर लूँगा. Till the time you can continue with me for this chart revision for business combination, right? Okay, let's begin the session. In days 21, separate financial statement. Separate financial statement. Guys, separate financial statement क्या है? सामने देखिए जल्दी। पर्पस ऑफ दिस स्टैंडर्ड, पर्पस ऑफ दिस स्टैंडर्ड अप्लाइड टू इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब जो ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इंडेस 27, ये इंडेस 27 किसके ऊपर लगता है? क्या ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर लगता है? नहीं, ये इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं उसके ऊपर लगता है। तो क्या ये इंडेस 27 सभी लोग लगाएंगे? नहीं, आगे पढ़िए। Applied to individual financial statements of parent company or investor company, excluding investment entity, excluding investment entity। मतलब अगर कोई parent company है
अब आप बोलोगे सर पेरेंट कंपनी कौन? पेरेंट कंपनी मतलब जिसने अपनी सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिसके पास सब्सिडरी है, जिसके पास ज्वाइंट वेंचर है, एसोसिएट है, उसको हम बोलेंगे पेरेंट कंपनी। मैं वर्ड इन्वेस्टर क्यों यूज कर रहा हूं? हो सकता है मैं एक ऐसी कंपनी हूं जिसके पास सब्सिडरी कंपनी नहीं है, मैंने किसी सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, पर मैंने ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट में जरूर इन्वेस्टमेंट किया है, तो मैं बन जाऊंगा इन्वेस्टर। आई बात समझ में? मैं पेरेंट तब बनूंगा जब मेरे पास सब्सिडरी हो। तो बेसिकली या तो मैं पेरेंट कंपनी हूं, या तो मैं कोई इन्वेस्टर कंपनी हूं जिसने या तो सब्सिडरी या तो एसोसिएट या तो ज्वाइंट वेंचर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, ठीक है ना, और मैं अपना इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हूं, तो मुझे इंड AS 27 लगाना पड़ेगा टू मेजर द इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी और एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर। अब मैं ये 27 क्यों मतलब ये 27 में क्यों लगा रहा हूं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? क्योंकि मैं पेरेंट कंपनी हूं तो मेरी बुक्स में दिख रहा होगा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, मेरी सेपरेट बुक्स में। क्योंकि मैं इन्वेस्टर हूं तो मेरी सेपरेट बुक्स में दिख रहा होगा इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट। तो वो जो इन्वेस्टमेंट दिख रहा है मेरे असेट साइड में, उस इन्वेस्टमेंट को मेजर कैसे किया जाएगा वो बताएगा मुझे इंड AS 27। अब आप बोलोगे सर वो जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है वो तो सर एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है, तो वो सर वो तो फाइनेंशियल एसेट हो गया क्योंकि आपने उनके इक्विटी शेयर परचेज किए होंगे। मैंने बोला हाँ, और सर आपने तो हमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ये पढ़ाया था कि अगर हम किसी भी कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट खरीद के रख लेते हैं तो वो हमारे लिए फाइनेंशियल एसेट होती है। मैंने हाँ, तो सर ऐसे केस में तो इंड AS 109 लगना चाहिए। मैंने बोला भाई ऐसे केस में ये एक्सेप्शन है कि अगर मैंने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर परचेज किए हैं और वो अगर मेरी कोई भी सब्सिडी नहीं है, ज्वाइंट वेंचर नहीं है, एसोसिएट नहीं है, मैं सिर्फ उसका इन्वेस्टर हूं, पर वो मेरी कोई भी एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर, सब्सिडी नहीं है, तो मैं इंड AS 109 लगाऊंगा, वो मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी। बट अगर मैंने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदे हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस वो मेरी सब्सिडरी बन गई या एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर बन गई, तो ऐसे केस में इंड AS 109 नहीं लगाऊंगा। अब मैं लगाऊंगा इंड AS 27। मैं अपने इन्वेस्टमेंट को, भले वो मेरी फाइनेंशियल एसेट है पर वो मेरी 109 में कवर नहीं होगी, वो इंड AS 27 में कवर होगी। मैं अपने फाइनेंशियल एसेट को, मतलब इन्वेस्टमेंट को मेजर करूंगा इंड AS 27 के अकॉर्डिंग। तो पर्पस ऑफ दिस स्टैंडर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट ये सबको समझना पड़ेगा कि इंड AS 27 कहता है कि कोई भी पेरेंट कंपनी या इन्वेस्टर कंपनी जिसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है सब्सिडरी में, एसोसिएट में, ज्वाइंट वेंचर में, वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को मेजर करेगी अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अपने इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अकॉर्डिंग टू दिस इंड AS, दैट इज इंड AS 27। ठीक है, अच्छा, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज हाउ टू मेजर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर एंड SFS। अब हमने पहला देखा कि वो इन्वेस्टमेंट को मेजर करेगी इंड AS 27 के अकॉर्डिंग। अब ये मेजरमेंट होगा कैसे? ये मेजरमेंट कैसे होगा? इंड AS 27 हमें दो ऑप्शन देता है, हमें मतलब पेरेंट कंपनी को, इन्वेस्टर कंपनी को। इंड AS 27 हमें दो ऑप्शन देता है। कौन से दो ऑप्शन देता है? पहला ऑप्शन वो अब दो ऑप्शन देता है, दो में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। पहला ऑप्शन वो बोलता है कि एक काम करिए, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को ओरिजिनल कॉस्ट पे ही कैरी करते हुए चलो। सर मतलब आपने जितने में इन्वेस्टमेंट्स किए हुए थे वो हो गई आपकी ओरिजिनल कॉस्ट। मान लीजिए मैंने इन्वेस्टमेंट किए हुए थे 2 करोड़ रुपए में, 2 करोड़ आई हैव इन्वेस्टेड, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2 करोड़ टू बैंक। Now 2 crore is the original cost. So basically my original cost of investment is 2 crore. ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि अप्लाई कॉस्ट मॉडल। जैसे आपका इंड AS 16 में कॉस्ट मॉडल, फेयर वैल्यू मॉडल होता है, रिवैल्यूएशन मॉडल, वैसे यहां पर है कि अप्लाई कॉस्ट मॉडल। आप अपने इन्वेस्टमेंट को हमेशा कॉस्ट पे दिखाओ। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को हमेशा कॉस्ट पे दिखाते हो तो सच इन्वेस्टमेंट्स विल बी सब्जेक्ट टू इंपेयरमेंट अंडर इंड AS 36। और मैंने इंड AS 36 में भी पढ़ाया हुआ है, इंड AS 36 के कोई चार्ट रिवीजन में बताया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर, सब्सिडरी का इंपेयरमेंट होता है। तो अगर आप ओरिजिनल कॉस्ट पे अपने इन्वेस्टमेंट्स को शो करते हो, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, मतलब ये पहला ऑप्शन जो है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, तो आपको वो इन्वेस्टमेंट्स इंपेयर करने पड़ सकते हैं अगर इंपेयरमेंट के इंडिकेशंस आपको इंड AS 36 के अकॉर्डिंग मिलते हैं तो। ऑप्शन नंबर 2, अब ये और में है, या तो 1 ऑप्शन या तो सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन नहीं अप्लाई करना चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं रखना चाहता, मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को फेयर वैल्यू करना चाहता हूं, तो लीजिए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है एट फेयर वैल्यू एज पर इंड AS 109। यस, एज पर इंड AS 109। मेरा पेन नहीं चल रहा है इसलिए मैं कुछ लिख नहीं पा रहा हूं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सो एट फेयर वैल्यू एज पर इंड AS 109 FVTPL और FVTO से। अब मैं क्योंकि आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा चुका हूं तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि
ऑप्शन 2 कहता है कि चलो ठीक है, माना आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे अप्लाई नहीं करना है, तो ठीक है ऑप्शन नंबर 2 में चले जाओ। ऑप्शन नंबर 2 मतलब आप अपने इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर को हर बैलेंस शीट डेट पर फेयर वैल्यू करते रहना। अब हम सब जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी हमेशा डिफॉल्ट एफपीटीपीएल कैटेगरी होता है कि नहीं, बट अगर वो नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो आप चाहो तो बोला मैंने, मैंडेटरी नहीं है, चाहो तो उसको एफपीटी ओसीआई में डेजिग्नेट कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने एफपीटीपीएल और एफपीटी ओसीआई दोनों आपको लिख के बताया है कि आप अगर अपने इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट जो कि इक्विटी शेयर के फॉर्म में रखें, उसको एफपीटीपीएल या एफपीटी ओसीआई के हिसाब से फेयर वैल्यूएशन कर सकते हो। मतलब हर बैलेंस शीट पर भी इसका फेयर वैल्यूएशन होगा, और जो भी फेयर वैल्यूएशन होगा उसके बाद इसका जो भी गेन और लॉस आएगा, अगर एफईटीपीएल है तो पीएनएल में जाएगा, या अगर एफईटी ओसीआई हो तो वो ओसीआई में जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ऑप्शन 1 ले लो या ऑप्शन 2 ले लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका हाउ टू मेजर द इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं कैटेगरी वाइज मेजरमेंट। कैटेगरी वाइज मेजरमेंट, सर ये क्या है कैटेगरी वाइज मैनेजमेंट? बेसिकली आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरी 3 कैटेगरी हो सकती है, पहला इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, दूसरा इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, तीसरा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, तो ये 3 अलग अलग कैटेगरी है। हो सकता है मेरी सब्सिडरी कंपनीज 2 हो, देयर आर 2 सब्सिडरी कंपनीज, देयर आर 4 जॉइंट वेंचर कंपनीज, देयर आर 7 एसोसिएट कंपनीज ऑफ माइन। मतलब मैंने 7 डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके रखा है एज एन एसोसिएट, मतलब वो मेरी एसोसिएट कंपनी है। मैंने 4 जॉइंट वेंचर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, और मैंने 2 सब्सिडरी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके रखा है। इतनी सारी कंपनीज हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या जो ये बोल रहा था ऑप्शन नंबर 1 ओरिजिनल कॉस्ट, अगर मान लो मैं ओरिजिनल कॉस्ट अप्लाई करना चाहता हूं तो मुझे क्या सारे सब्सिडरी, सारे एसोसिएट, सारे जॉइंट वेंचर सब में इकट्ठा एक ही ऑप्शन लगाना पड़ेगा? द आंसर इज नो। इंडियस कहता है कि 3 कैटेगरीज अलग अलग है, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर। कैटेगरी वाइज आप मेजरमेंट ऑप्शन अप्लाई करोगे, मतलब अगर आप सब्सिडरी में ओरिजिनल कॉस्ट लगाना चाहते हो तो आपको सारे के सारे जितने भी सब्सिडरीज हैं सब में आपको ओरिजिनल कॉस्ट वाला ऑप्शन लगाना पड़ेगा। बट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में आप चाहो तो ओरिजिनल कॉस्ट ना लगा के आप इस सेकंड कैटेगरी में फेयर वैल्यू ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो, पर ये फेयर वैल्यू ऑप्शन फिर आप सारे के सारे एसोसिएट में अप्लाई करोगे। फिर आप इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर में भी चाहो तो या तो सभी जॉइंट वेंचर में मिलके आप फेयर वैल्यू कर लो, या तो सभी जॉइंट वेंचर में मिलके आप ओरिजिनल कॉस्ट कर लो, ये आपके ऊपर है। इसका मतलब आप ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 दोनों में से जब चूज करोगे तो वो कैटेगरी वाइज आप अप्लाई कर सकते हो। एक कैटेगरी में ओरिजिनल कॉस्ट हो सकता है, दूसरी कैटेगरी में फेयर वैल्यू हो सकता है, तीसरी कैटेगरी में ओरिजिनल कॉस्ट या फेयर वैल्यू हो सकता है, इट डिपेंड्स। बट एक ही कैटेगरी के अंदर अगर 4 सब्सिडरी कंपनीज हैं, 4 एसोसिएट हैं, 4 जॉइंट वेंचर हैं, तो चारों के ऊपर सेम ओरिजिनल कॉस्ट ही अप्लाई होगा या सेम फेयर वैल्यू ही अप्लाई होगा जो कि आपने अप्लाई किया होगा। Measurement of one category can be different from other category. Example: cost model for entire category of investment in subsidiary, fair value approach for whole category of investment in associate, ऐसा, ठीक है। लास्ट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब हमने अभी तक क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि व्हाट टू डू, हाउ टू मेजर विद द इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर इन द बुक्स ऑफ पेरेंट कंपनी और इन्वेस्टर कंपनी इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स। अब हम पढ़ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो आपको इनकम जनरेट होगी उसको आप अपने एसएफएस में कहां दिखाओगे? सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई भी इनकम जनरेट हो रही है, जो कि इनकम डिविडेंड इनकम हो सकती है, इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, अगर ऐसा कुछ है तो जो भी इनकम है, वेरिएबल है, फिक्स है, आपको जब भी इनकम रिकॉग्नाइज करना है तो आप एक रिकॉग्नाइज करोगे पीएनएल में, राइट। आप इनकम कहां रिकॉग्नाइज करोगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? और ये रिकॉग्नाइज कब करोगे? व्हेन द राइट टू रिसीव सच इनकम इज जनरेटेड। जब आपका वो राइट जनरेट हो जाए तभी आप इनकम को बुक करोगे। चलिए, तो ये हो गया आपका इंड AS 27। सर बस इंड AS 27 इतना ही है? यस, इंड AS 27 बहुत ही छोटा सा स्टैंडर्ड है, बट हमने ये क्यों पढ़ा? पहले कंसोलिडेशन समझने से पहले, बिजनेस कॉम्बिनेशन समझने से पहले ये तो समझ लें कि हम अपने इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इस इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर को कैसे दिखाते हैं, वो समझना जरूरी है, इसीलिए पढ़ा, ठीक है। तो दिस स्टैंडर्ड वाज लाइक, इतना ही है, छोटा सा स्टैंडर्ड है। आई होप आपको ये स्टैंडर्ड अब समझ में आ गया होगा। मुझे अगर आपको मुझसे कोई डाउट पूछना है तो यू कैन आस्क मी डाउट ऑल्सो। मैं लाइव चैट को इनेबल कर रहा हूँ।
हमने लगभग 11 मिनट में इस स्टैंडर्ड को लगभग फिनिश किया, क्योंकि इस स्टैंडर्ड में और कुछ है नहीं। इफ यू वांट यू कैन आस्क मी डाउट, मैंने लाइव चैट को इनेबल कर दिया है। Tell me guys, if you want to ask any doubt, you are free to ask. सौरभ सासे। सौरभ, मुझे ऐसा लगता है कि आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं पढ़ा। मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी बताया था कि एफपीटी ओसीआई कैटेगरी में भी जो आपको रेगुलर इनकम होती है वो भी हमेशा P&L में जाती है, राइट? वो भी P&L में जाती है। एफपीटी ओसीआई कैटेगरी का सिर्फ रीमेजरमेंट गेन और लॉस ओसीआई में जाता है। इम्पेयरमेंट में कॉस्ट एंड नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी कंपेयर करेंगे ना सर? यस, स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट, आपका जो भी नाम है, यस वही कंपेयर करेंगे। सर प्लीज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को एक बार सारे लेक्चर चार्ट रिवीजन पब्लिक कर दो। सर कैन यू प्लीज रिपीट द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टर कंपनी एंड इन्वेस्टमेंट? ओके, इन्वेस्टिंग एंटिटी, इन्वेस्टमेंट एंटिटी, यस, ये जो पोर्शन है इन्वेस्टमेंट एंटिटी, this Ind AS will not be applicable in the books of investment entity. Now what is this investment entity? मैं आपको investment entity की जो definition है वो consolidation Ind AS 110 में है, but मैं अभी आपको ऐसे ही simple language में समझा देता हूँ। investment entity मतलब एक ऐसी कंपनी जिसका काम ही है, जिसका बिजनेस ऑब्जेक्टिव ही है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना अपने क्लाइंट्स को। वो अपने क्लाइंट से पैसे लेती हैं और उनके बिहाफ पर पैसा इन्वेस्ट करती हैं अलग अलग डिफरेंट कंपनीज में। वहां से जो भी इनकम जनरेट होती है वो सामने वाले को दे देती है। यू कैन से असेट मैनेजमेंट कंपनीज और म्यूचुअल फंड कंपनीज टाइप से। अब कभी कभार ये होता है कि वो इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है, इन्वेस्टमेंट एंटिटी जो है, उसने एक पर्टिकुलर कंपनी में इतना सारा पैसा लगा लिया कि वो सामने वाली कंपनी उसकी सब्सिडरी बन गई, पर वो सब्सिडरी कंपनी जस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट है, हम उसको परमानेंटली सब्सिडरी अपना नहीं बनाएंगे। तो ऐसे केस में वो जो मेरी सब्सिडरी कंपनी है, मैं एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी हूं, वो मेरा टेम्पररी इन्वेस्टमेंट है, मैं तो उसको प्रॉफिट के लिए सब्सिडरी बना के बैठा हूं। जैसे ही मुझे दिखेगा मार्केट हायर तो मैं उसको बेच दूंगा ताकि मैं अपने क्लाइंट्स को प्रॉफिट दे पाऊं। तो वो मेरी सब्सिडरी को, मैं इस सब्सिडरी को मेजर करने के लिए ये इंड AS 27 अप्लाई नहीं करूंगा, मैं नॉर्मली इंड AS 109 अप्लाई करूंगा। ऑप्शन 2 में एफईटी ओसीआई किया तो व्हेन इन्वेस्टमेंट डिस्पोजल करेंगे तो रिक्लासिफिकेशन होता है फ्रॉम एफईटी ओसीआई टू एफईटी? नो अजय जोशी, नो। सारे के सारे रूल फिर एफईटी ओसीआई के जो हमने पढ़े हैं वहां पे वो सारे के सारे रूल अप्लाई होंगे। मतलब अगर आपने उसको एफईटी ओसीआई कर लिया क्योंकि वो इक्विटी है, नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, तो वही आपने जो मैंने आपको वहां बताया है कि भाई आप फिर रिक्लासिफाई नहीं कर पाओगे, वो सब लगेगा। एनी गेन वेदर व्हेन मेजर्ड इन ओसीआई इज नॉट ट्रांसफर टू P&L, राइट? यस सर। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एक डाउट है, इफ बैंक लोन, मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का डाउट अभी नहीं लूंगा। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस को बनाना पड़ता है? ऑब्वियसली सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबको बनाना पड़ता है। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारे कंपनीज बनाते हैं। आप उल्टा पूछ रहे हो, बल्कि कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको बनाना पड़ता है? सिर्फ पेरेंट कंपनीज को और इन्वेस्टर कंपनीज को। सर अक्वायरी की बैलेंस शीट में DTL आ रहा है तो वो आइडेंटिफाइबल नेट असेट्स में आएगा या क्या लॉजिक है उसका? शिवम अरोरा, आपने मुझसे वो डाउट पूछा जो अभी तक मैंने स्टार्ट ही नहीं किया। मैंने बिजनेस कॉम्बिनेशन अभी स्टार्ट ही नहीं किया,
कौन होता है एक्वायरर, कौन होता है एक्वायरी, ये सब क्या होता है, कैसे आएगा, क्यों आएगा, ये तो मैंने अभी तक बताना शुरू ही नहीं किया, तो अभी आपका डाउट बहुत आगे का है, मैं बाद में बात करूंगा। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको बनाना पड़ता है, मैंने बता दिया। सर कैन यू प्लीज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंड अलोन एंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिकली वी कैन यूज दीज टू वर्ड्स इंटरचेंजेबली, बट द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन स्टैंड अलोन एंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स, अगर मेरी कोई सब्सिडरी कंपनी है, मेरी कोई ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट है, तो मैं दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगा, एक कंसोलिडेटेड और दूसरा एक सेपरेट फ्रॉम कंसोलिडेशन, तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट मेरी कोई सब्सिडरी है ही नहीं, मेरी कोई एसोसिएट है ही नहीं, मेरी कोई ज्वाइंट वेंचर है ही नहीं, तो मैं तो एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा, तो उस सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैं बोलता हूं स्टैंड अलोन। बेसिकली ऐसा होता है। सर अगर हम इन्वेस्टमेंट सेल कर देंगे तो एक्चुअल गेन या लॉस होता है, तो फिर रिक्लासिफाई नहीं करने पे के पीछे क्या लॉजिक है सर? अगर आप, पहली बात तो ये पॉइंट जो आपने पूछा ये एफईटी ओसीआई के लिए है, मैं मान के चल रहा हूं, क्योंकि ये एफईटी ओसीआई में रिक्लासिफिकेशन नहीं करते। बेसिकली लॉजिक कुछ नहीं है, इंड एस का इंटेंशन क्लियर है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इंड एस नहीं चाहता, हम नहीं चाहते कि आप उसको ओसीआई कैटेगरी में ले जाओ, हम चाहते हैं कि हमेशा आप उसको एफईटी पीएल कैटेगरी में ले जाओ। अब अगर आप जिद कर रहे हो कि नहीं मुझे उसको ओसीआई कैटेगरी में ले जाना है, तो ले जाओ, बट हमारी शर्त माननी पड़ेगी कि आप उसका रीमेजरमेंट गेन लॉस या फिर सेल करने पर गेन लॉस कभी भी रिक्लासिफाई नहीं करोगे पीएनएल में। अब ये रेस्ट्रिक्शन देने से क्या हो जाएगा कि आप 4 बार सोचोगे कि यार मैं एफईटी ओसीआई में ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं, क्योंकि आगे चल के तो मुझे उसको बेचना है ही सही, भले अभी नहीं बेचना पर आगे चल के तो बेचना ही है। जब बेचना ही है तो मुझे तो उसको प्रॉफिट लॉस अपने पीएनएल में तो दिखाना है बॉस, मैं तो चाहता हूं कि मैं दिखाऊं, उससे एक अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा, तो आप उसको ओसीआई में नहीं ले जाओगे। तो बेसिकली मैं आपको रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूं और कुछ नहीं है। दैट्स इट। आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी। हमने 18 मिनट विथ डाउट्स लगाए इंड एस 27 के ऊपर। अब बिजनेस कॉम्बिनेशन पे चलते हैं, क्योंकि बिजनेस कॉम्बिनेशन बहुत ही बड़ा स्टैंडर्ड है और वो आज के सेशन में नहीं हो पाएगा, वो आज के सेशन में नहीं हो पाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा, मतलब कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बिजनेस कॉम्बिनेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिजनेस कॉम्बिनेशन को कवर करने के लिए पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, आई होप आपके ये इसके चार्ट होगा आपको, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, 4 पेजेस में बिजनेस कॉम्बिनेशन कवर हो रहा है, ठीक है ना, 4 पेजेस में बिजनेस कॉम्बिनेशन कवर हो रहा है। और इसमें जो बिजनेस कॉम्बिनेशन है क्या लिखा है, बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन, मतलब इस स्टैंडर्ड में यहां पर हम इंड एएस 103 एंड इंड एएस 110 हम ये दोनों इकट्ठा कवर कर रहे हैं। तो आप मुझसे ये मत पूछना कि सर 110 कब करवाओगे, सर 103 कब करवाओगे, सर ये कितनी देर तक चलेगा, ये फालतू के क्वेश्चन मत पूछना। सर कौन सा पोर्शन 103 का है, कौन सा 110 का है, जहां मुझे लगेगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंड एस 110 एंड 103 कंबाइन, ठीक है। चलिए जितना हो सके, क्योंकि मेरा यहां पर पॉइंट ये नहीं है कि मुझे जल्दी से जल्दी कवर करवाना है ये कोई चार्ट रिवीजन, पर मेरा पॉइंट ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, ये सबसे पहली प्रायोरिटी है। तो मैं इसलिए थोड़ा सा स्लो रहूंगा, जैसे मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को स्लो किया था। आइए बच्चों बेसिक से शुरू करते हैं। मैं फिर से बोल दूं, ये मत पूछना कि 110 में क्या है, 103 हम कौन सा पढ़ रहे हैं, 110 की कौन सी बात है और 103 की कौन सी बात है, ये आपको मतलब अभी नहीं होना चाहिए। बेसिक्स बच्चों, सबसे पहले यहां हम बात कर रहे हैं कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है, सिंपल भाषा में, या एक कंपनी किसी बिजनेस को टेक ओवर कर रही है, किसी बिजनेस को अक्वायर कर रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां पर दो पार्टीज होती हैं, पहला अक्वायरर, दूसरा अक्वायरी। अक्वायरर और अक्वायरी
अक्वायरर मतलब जो बिजनेस टेक ओवर कर रहा है, जो कंपनी बिजनेस टेक ओवर कर रही है। इसको और अगर अच्छे से डिस्क्राइब करें तो अक्वायरर मतलब द वन हु गॉट द कंट्रोल ओवर द बिजनेस ऑफ अक्वायरी कंपनी। अक्वायरी कंपनी मतलब जिसका बिजनेस टेक ओवर किया जा रहा है, जिसके बिजनेस के ऊपर कंट्रोल लिया जा रहा है। तो यहां पर क्या है देखिए, कंट्रोल अक्वायर्ड बाय अक्वायरर, इफ यस acquirer shall prepare CFS. The most important thing, if acquirer by any transaction takes over the control over the business of acquiree, then only you have to prepare consolidated financial statement. अगर मैं कोई ट्रांजैक्शन कर रहा हूं जिस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग मैं असेट्स कुछ मैंने सामने वाली कंपनी के कुछ असेट्स खरीद लिए, पर उन असेट्स खरीदने से मैंने ऐसा नहीं कर लिया कि मैंने उस कंपनी के पूरे मैनेजमेंट को खरीद लिया, पूरी डिसीजन मेकिंग आगे चल के मेरी होगी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब मेरे पास कंट्रोल नहीं है, मैं कोई सीएफएस नहीं बनाऊंगा। इट इज जस्ट अ ट्रांजैक्शन ऑफ अक्वायरिंग सम असेट्स। अभी रिसेंटली एक अमेंडमेंट आया है, बिल्कुल नया ताजा एक अमेंडमेंट आया है बाय एमसीए इन द लास्ट मंथ, आई थिंक जुलाई मंथ में ही अमेंडमेंट आया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एमसीए ने निकाला है और अभी कुछ अमेंडमेंट सुनने में आया है कि अभी और आएंगे, छोटे मोटे अमेंडमेंट्स। हालांकि उस अमेंडमेंट का, मैं अभी बता रहा हूं अमेंडमेंट क्या है, अमेंडमेंट का रेलेवेंस आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन से नहीं है, बट थियोरेटिकली उसका रेलेवेंस ये है कि बेसिकली उन्होंने बिजनेस कॉम्बिनेशन में बिजनेस की डेफिनेशन में थोड़े चेंजेस किए हैं। उन्होंने और वाइडर कर दी बिजनेस की डेफिनेशन को, जिससे आसानी होगी ये समझने में कि बिजनेस कॉम्बिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब कंट्रोल टेक ओवर किया जा भी रहा है कि नहीं किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट ये समझना है, क्योंकि कभी कभार ये दिक्कत होती है समझने में कि यार हमने बिजनेस को टेक ओवर किया है कि हमने सिर्फ कुछ नेट एसेट्स को टेक ओवर किया है। अगर सिर्फ कुछ नेट एसेट्स को टेक ओवर किया है तो शायद कंसोलिडेशन नहीं होगा, और हमने पूरे बिजनेस को टेक ओवर किया है, कंट्रोल लिया है, तो कंसोलिडेशन होगा। तो उसमें आया है ये एक उसमें डेफिनेशन में आया है, ठीक है ना। अच्छा, तो कंट्रोल अक्वायर्ड बाय अक्वायरर, यहां तो हम सिंपली सी बात कर रहे हैं, यहां हमारा चार्ट रिवीजन है। चार्ट रिवीजन आप समझते हो कि बिल्कुल एंड में हमें रिवीजन करना पड़ता है, ये डिटेल्ड में हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम चार्ट रिवीजन कर रहे हैं। तो कंट्रोल अक्वायर्ड बाय अक्वायरर, यस डेफिनेटली कंसोलिडेशन बनेगा। किस मेथड से कंसोलिडेशन बनेगा? क्या मेथड है कंसोलिडेशन बनाने का? एनी मेथड? यस, द मेथड इज नोन एज एक्विजिशन मेथड। द मेथड इज नोन एज एक्विजिशन मेथड। आपको याद होगा आईपीसीसी में इंटरमीडिएट में दो मेथड हुआ करते थे अमेलगमेशन में, एक होता था परचेज मेथड, एक होता था मर्जर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। यहां पर एक ही मेथड है एक्विजिशन मेथड, विच इज एज गुड एज परचेज मेथड। एक्विजिशन मेथड में 4 स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई अक्वायरर, मतलब हु इज अक्वायरर, बेसिकली किसको कंट्रोल मिला है, किस कंपनी को कंट्रोल अचीव हुआ है, वो कंपनी कौन है, यहां पर अक्वायरर कौन है ये पता करिए। आप बोलोगे सर ये तो आसान है पता करना, जिस कंपनी ने बिजनेस लिया, जिस कंपनी ने कंसिडरेशन दिया, सर वो अक्वायरर है। जनरली यस, बट एक्सेप्शनली कभी कभार रिवर्स एक्विजिशन के केसेस होते हैं, जहां पर जो कंपनी कंसिडरेशन दे रही है वो अक्वायरर नहीं होगी, बल्कि उल्टा वो अक्वायरी बन सकती है रिवर्स एक्विजिशन के केस में। तो अक्वायरर इज द वन हु गॉट द कंट्रोल। सिंपली यू हैव टू आइडेंटिफाई कि अक्वायरर कौन है। अक्वायरर इज द वन हु गॉट द कंट्रोल। आप यहां चाहो तो नीचे लिख देना कि अक्वायरर इज द वन हु गॉट कंट्रोल। ठीक है, तो आपको सबसे पहली स्टेप यह है कि आइडेंटिफाई अक्वायरर। सेकंड नंबर स्टेप, डिटरमाइन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। आपको यह देखना है कि किस दिन कंट्रोल हमने एक्वायर किया, क्योंकि उसी दिन के अकॉर्डिंग हमें सारे के सारे मेजरमेंट्स और अकाउंटिंग शुरू करनी है बिजनेस कॉम्बिनेशन की। तो आपको डेट ऑफ एक्विजिशन पता करना है कि कंट्रोल हमें किस दिन मिला, डेट ऑफ एक्विजिशन। क्यों सर? क्योंकि इसी डेट ऑफ एक्विजिशन पर आपको नेट असेट्स निकालने हैं, आपको नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकालना है,
आपको गुडविल और गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज, जिसको कैपिटल रिजर्व में ले जाते हैं अपन, वो निकालना है। और इसी डेट पर आपको कंसीडरेशन निकालना है। बेसिकली ये डेट इतने इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस डेट पर आपकी कैलकुलेशंस होना शुरू हो जाएंगी, डेट ऑफ एक्विजिशन। तीसरी स्टेप, रिकॉग्नाइज एंड मेजर आइडेंटिफाइबल असेट्स, लाइबिलिटीज अज्यूम्ड एंड एनसीआई। क्या बोल रहा है? स्टेप नंबर 1 क्या थी? आइडेंटिफाई द अक्वायरर। स्टेप 2, डिटरमाइन द डेट ऑफ एक्विजिशन। थर्ड, जो भी डेट ऑफ एक्विजिशन पर आपने असेट्स खरीदे हैं, लाइबिलिटीज को अज्यूम किया है। अज्यूम किया मतलब लाइबिलिटी कभी खरीदते नहीं है, लाइबिलिटी अज्यूम करते कि तेरे पास जो लाइबिलिटी है, अब मैं मान के चल रहा हूं कि वो मेरी लाइबिलिटी है क्योंकि मेरा कंट्रोल आ गया अब, तो तेरे सारे असेट मेरे, तेरे सारे लाइबिलिटी मेरे। तो उस दिन डेट ऑफ एक्विजिशन पर जो भी आपने असेट्स पे टेक ओवर किया है, एक सेकंड मेरा सिस्टम चार्ज, हाँ चार्ज है, आपने उस जो भी आपने असेट्स खरीदे हैं, लाइबिलिटीज अज्यूम किए, और अगर कोई एनसीआई है, अगर एनसीआई तभी होगा जब आपने इन्वेस्टमेंट 100% नहीं किया होगा, तो उस डेट पर आप रिकॉर्ड करो और इन तीनों को मेजर करो, इन तीनों को रिकॉर्ड करो, इन तीनों को मेजर करो। ये आपकी थर्ड स्टेप है। और फोर्थ स्टेप है कि चलो आपने इन तीनों को रिकॉर्ड तो कर लिया, मेजर कर लिया, मेजर करोगे तभी रिकॉर्ड करोगे। अब चौथी चीज को भी रिकॉर्ड और मेजर कर लो, विच इज कॉल्ड गुडविल और गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज। सो रिकॉग्नाइज एंड मेजर गुडविल और गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज। सो गाइज ये 4 स्टेप्स बहुत जरूरी है। चाहिए आइए चलिए मेरे साथ 4 स्टेप बोलना शुरू करिए। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? हम एक्वायरर की बुक्स में कंसोलिडेशन करने के लिए एक्विजिशन मेथड लगा रहे हैं। एक्विजिशन मेथड में 4 चीजें होती है। पहला, आइडेंटिफाई एक्वायरर, वही तो एक्विजिशन मेथड लगाएगा। दूसरा, डिटरमाइन डेट ऑफ एक्विजिशन। तीसरा, नेट असेट्स मतलब असेट्स आइडेंटिफाइबल, लाइबिलिटीज जो आपने टेक ओवर किए और एनसीआई, इन तीनों को रिकॉर्ड करो, मेजर करो। और चौथा, गुडविल और गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज, इनको भी मेजर करो और रिकॉर्ड करो। ये 4 स्टेप्स होती हैं आपके बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक्विजिशन मेथड की। ठीक है, चलिए हम ये क्या पढ़ रहे हैं? हम सबसे पहले ऊपर देखिए, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम सबसे पहले बेसिक्स पढ़ रहे हैं। अभी हम बेसिक्स पर हैं, मैं अल्फाबेटिकली अरेंज करते जाऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व द क्वेश्चन? सिंपली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पहले माइंड में क्या आना चाहिए? आपके माइंड में आना चाहिए कि भाई ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन वी नीड 4 एलिमेंट्स। आपकी सबसे पहले माइंड में आना चाहिए कि यार डेट ऑफ एक्विजिशन पर हमें 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला, परचेज कंसिडरेशन विच इज डिस्चार्ज बाय पेरेंट कंपनी। परचेज कंसिडरेशन, बेसिकली परचेज कंसिडरेशन क्या है? मतलब वो बिजनेस का कंट्रोल प्राप्त करने के लिए, उस कंट्रोल की कितनी वैल्यू है, उस कंट्रोल की कितना कंसिडरेशन रखता है, वो आपको पता करना पड़ेगा। दैट परचेज कंसिडरेशन विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड एट फेयर वैल्यू। डेफिनेटली वो फेयर वैल्यू होगा। सेकंड कौन सी चीज आपको चाहिए? सेकंड एलिमेंट, वी नीड 4 एलिमेंट्स ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन टू सॉल्व द क्वेश्चन। फर्स्ट एलिमेंट इज परचेज कंसिडरेशन। यू नीड परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो अपन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो अपन सीखेंगे। सेकंड, नेट असेट्स ऑफ अक्वायरी कंपनी के नेट असेट्स, क्योंकि हमारा कंट्रोल है उस कंपनी में, तो कंट्रोल को आप किस सेंस में लोगे? नेट असेट्स को टेक ओवर कर रहे हैं अपन, हमें उस कंपनी का नेट असेट्स चाहिए। दूसरा एलिमेंट, फेयर वैल्यू पर। तीसरा एलिमेंट, एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नाउ व्हाट इज दिस एनसीआई? हो सकता है कि हमने किसी कंपनी में 90% इन्वेस्टमेंट किया हो। कितना इन्वेस्टमेंट? 90%। इवन दो हमने 90% इन्वेस्टमेंट किया है, बट हमें जो कंट्रोल मिला होगा वो कंट्रोल हमेशा कितना मिला होगा? 100%। भले मैंने 90 ना करके 70% इन्वेस्टमेंट किया है तो भी कंट्रोल मुझे कितना मिला होगा? 100%। बच्चों, कंट्रोल या तो होता है या तो नहीं होता है। ऐसे नहीं होता कि मैंने 90% का इन्वेस्टमेंट किया तो मेरे पास 90% कंट्रोल है। कंट्रोल मेरे पास पूरा है क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट 50% से ज्यादा किया है। मतलब एक बार मेरे पास कंट्रोल आ गया तो वो कंट्रोल हमेशा 100% ही रहेगा। पता नहीं मेरी पेन को क्या हो रहा है बीच बीच में, प्लीज बेयर दिस थिंग। कंट्रोल मेरे पास हमेशा 100% ही होगा अगर मेरे पास
मैंने अगर कंट्रोल एक्वायर किया है तो। बट अब जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे 90% का इन्वेस्टमेंट किया है, कंट्रोल तो मेरे पास 100% है, पर इन्वेस्टमेंट कितना है 90%। मतलब मेरा जो उस सामने वाली कंपनी है, एक्वायरी है, उस कंपनी के नेट एसेट्स में मेरा 90% शेयरिंग है। वो प्रॉफिट अर्न करेगी तो 90% मुझे मिलेगा, लॉस होगा तो 90% मैं बियर करूंगा। 10% कौन बियर करेगा? वो लोग जिनके पास कंट्रोल कुछ नहीं है, दैट मीन्स नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। वो लोग जिनके पास कंट्रोल तो नहीं है पर 10% का शेयर है। तो एनसीआई तब होता है जब हमने 100% इन्वेस्टमेंट नहीं किया होता है, ठीक है, पर कंट्रोल तो हमारे पास 100% ही होता है। तो एनसीआई, अच्छा, एनसीआई निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला, या तो फेयर वैल्यू पे या तो प्रपोर्शन ऑफ नेट एसेट मेथड। दो तरीके होते हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि प्रपोर्शन ऑफ नेट एसेट मेथड क्या होता है। और चौथा एलिमेंट क्या है? ये गुडविल। मेरा पेन नहीं चल रहा है, अगेन बोल रहा हूं, प्लीज बियर दिस। गुडविल और गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज। द फोर्थ एलिमेंट इज गुडविल और गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज। चार चीजें हमें चाहिए होती हैं डेट ऑफ एक्विजिशन पे। ये हमारी फर्स्ट स्टेप है टू सॉल्व द क्वेश्चन। हमारे माइंड में चार चीजें होनी चाहिए। पहला परचेज कंसिडरेशन, दूसरा नेट एसेट्स एट फेयर वैल्यू, तीसरा एनसीआई ईदर एट फेयर वैल्यू और प्रपोर्शन ऑफ नेट एसेट्स। मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा क्या होते हैं। और चौथा गुडविल और गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज। सर ये गुडविल और गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज कैसे निकलेगा? आइए देखें। गुडविल और गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज इज नथिंग, आप यूं समझो, मैंने कितना दिया मतलब परचेज कंसिडरेशन, और मुझे कितना मिला मतलब नेट एसेट्स। मैंने कितना दिया दैट विल बी कंपेयर विद द नेट एसेट्स, मुझे कितना मिला। सो बेसिकली गुडविल और कैपिटल, गुडविल और गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज इज कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग बेसिकली टू थिंग्स। क्या? what I have paid and what I have got. So what I have paid purchase consideration, and what I have got net assets. So technically it is a difference between purchase consideration and net assets. Goodwill capitalism निकलता है। सर अगर ऐसा ही है तो फिर आपने यहाँ पर NCI क्यों लिखा है? टेक्निकली बेटा what I have paid is called purchase consideration and what I have got is net asset. तो net asset मुझे कितना मिला? अगर मैं कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे 100% कंट्रोल नेट एसेट में है, पर अगर मैं शेयरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मेरा नेट एसेट में सिर्फ 90% शेयर है। तो आई शुड कंपेयर परचेज कंसिडरेशन विद द प्रोपोर्शनेट 90% नेट एसेट्स, देन आई विल गेट द गुडविल और गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज। ऑल्टरनेटिवली if I am comparing purchase consideration with 100% net assets, then the 10% will be definitely of NCI. तो इसलिए मैं NCI लिख रहा हूं क्योंकि मैं यहां पर नेट एसेट्स 100% लिख रहा हूं। आप अगर NCI यहां पर नहीं लिखोगे तो, और नेट एसेट्स अगर आप 100% की जगह प्रोपोर्शनेट लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा करना नहीं है, हमेशा हमें NCI को दिखाना है। सो बेसिकली गुडविल गेन फ्रॉम परचेज इन तीनों चीजों को कंपेयर करके आता है, इन तीनों मतलब इन चारों चीजों को कंपेयर करके आता है, ठीक है। सो ये हमारा था बेसिक्स। बेसिक्स मतलब हमने अभी तक बेसिकली हमें ये समझना जरूरी है बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन के लिए हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, चलो ग्रेट। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी। Sir, could you explain what identifiable asset means? Identifiable assets means अक्वायरी कंपनी की बुक्स में कौन कौन सी असेट्स है जिनको तुम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। बिल्डिंग, यस मैंने लिया बिल्डिंग, मैंने पेटेंट लिया, अच्छा पेटेंट जो कि इंटेंजिबल है उसको भी तुम आइडेंटिफाई कर रहे हो। बेसिकली किन किन असेट्स को तुम एक्चुअली इंपॉर्टेंस देके तुम बोल रहे हो कि यस ये मेरा, वो तुम्हारी आइडेंटिफाइबल असेट है। हाउ टू आइडेंटिफाई डेट ऑफ एक्विजिशन? बेसिकली
डेट ऑफ एक्विजिशन मतलब द डेट व्हेन कंट्रोल इज अक्वायर्ड, जिस दिन तुम्हें कंट्रोल मिला, मतलब जिस दिन तुम्हारे पास डिसीजन मेकिंग पावर आया, वो डेट ऑफ एक्विजिशन होगी। सर फेयर वैल्यू ऑफ प्रीवियस इन्वेस्टमेंट क्यों ऐड कर रहे हैं, आगे का कॉन्सेप्ट है, इस वाले को मैं पेंडिंग कर रहा हूं अभी। ये मल्टीपल एक्विजिशन वाला पॉइंट है, उसको मैं आगे बात करूंगा। ओके प्रीवियस इंटरेस्ट की डेट ऑफ एक्विजिशन में फेयर वैल्यू निकालेंगे तो उसमें जो गेन होगा उससे भी अकाउंट फॉर करेंगे। नाउ एवरीबडी इज ट्राइंग टू बी अ हीरो, लाइक मतलब यार प्लीज आप अपने डाउट्स को थोड़ा सा होल्ड क्यों नहीं रखते हो? मतलब जो चीजों पर अभी मैं आया ही नहीं हूं, मैं वो चीजें अभी नहीं समझाऊंगा, आप अपने डाउट्स को थोड़ा सा पेंडिंग करो। So this is the basic, right? Sir, if fair value is not given, then can we recognize? अगर फेयर वैल्यू नहीं दिया होगा तो बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको जो बुक वैल्यू होगी, कैरिंग वैल्यू होगी एक्वायरी की बुक्स में, आप वही ले लोगे। Sir, X Limited is a subsidiary of Y Limited. Y Limited purchased shares of Z Limited, but shares are registered in the name of X Limited. Then who is acquirer? X Limited is a subsidiary of Y Limited. ठीक है, X Y. Y Limited purchased the shares of Z Limited. Subsidiary holding. Purchase shares of Z Limited. Purchase. But shares are registered in the name of X Limited. Who is acquirer? Y is acquirer. Y is acquirer. ठीक है, चलो बोलो, और कोई डाउट? नो? कोई डाउट? नो। चलो अब आते हैं अपन, अरे यार, अब अपन आते हैं बी पोर्शन। इसको आप बी कर दीजिए, 4 एलिमेंट्स एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। द पॉइंट इज बी नंबर पॉइंट। अपन ने ए नंबर पॉइंट दिया था बेसिक को। ए नंबर पॉइंट में हमने पढ़ा था व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व द क्वेश्चन, जिसमें हमने पढ़ा था 4 एलिमेंट्स होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं उन 4 एलिमेंट्स को डिटेल में, उन 4 एलिमेंट्स को अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं, उन 4 एलिमेंट्स को अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, नाउ वी आर लर्निंग दीज 4 एलिमेंट्स। पहले हम देख लेते हैं इन 4 एलिमेंट्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो हम परचेज कंसिडरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक हम नेट असेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, फिर चार्ट अगले पेज पर आएगा तो उसमें हम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम गुडविल और गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज के बारे में पढ़ेंगे। आज के सेशन में इतना ही हो जाए बहुत है। आई डोंट नो इतना भी हो पाएगा कि नहीं, बट इतना भी अगर हो जाए तो बहुत है। चलिए, परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन कोई डाउट छूट तो नहीं गया? चलो, परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है? द फर्स्ट इज कैश। वॉट एवर कैश यू आर पेइंग दैट इज अ पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड कैश, हो सकता है आपने बोला हो कि मैं 1 साल बाद आपको
बाकी के 10 करोड़ रुपए दूंगा, अभी मैं आपको 15 करोड़ रुपए दे रहा हूं, मैं आपको 10 करोड़ रुपए बाद में दूंगा 1 साल बाद, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू डेफर्ड कैश। फेयर वैल्यू ऑफ कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन, कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन मतलब जो कंसिडरेशन फिक्स नहीं है, पता नहीं मैं आपको दूं भी कि नहीं दूं, फ्यूचर में दूंगा अगर कुछ कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तो। अगर जिस कंपनी को मैं टेक ओवर कर रहा हूं, अगर उस कंपनी ने मुझे 1 साल में मिनिमम 10% का आरओआई दे दिया तो मैं आपको एक्स्ट्रा 5 करोड़ रुपए दूंगा, कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन। तो उस कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन को पे करने के कितने चांसेस हैं, कितना वैल्यू होगा, उसको मेजर करना है मुझे। ये भी अपन प्रेजेंट वैल्यू करेंगे, अगर उसके देने के चांसेस ज्यादा हैं तो वो भी कंसीडर होगा। सर आगे चल के वो कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन बदल जाए तो, अगर वो आगे चल के कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन चेंज हो गया, ऊपर नीचे हो गया, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो P&L में जाएगा। चौथा, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड, असेट्स गिवन। हो सकता है आप कैश के अलावा आप हो सकता है सामने वाली कंपनी को अपने शेयर दे रहे हो सकता है किसी दूसरी कंपनी के शेयर दे रहे हो सकता है आप कुछ असेट्स दे रहे हो, आपने जो भी काइंड में दिया उसका फेयर वैल्यू। और अगर आपने उस कंपनी के कोई लायबिलिटी को पे ऑफ किया तो वो भी आपका परचेज कंसिडरेशन का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके बिजनेस को टेक ओवर कर रहा हूं और आपको मैंने 25 करोड़ रुपए दिए, पर इसके अलावा आपने बोला कि सर आपने मुझे बोला कि 2 करोड़ रुपए मुझे किसी और को पे करने हैं क्योंकि वो आपकी पर्सनल लायबिलिटी, मतलब आपका कोई एक लायबिलिटी है जो कि आपके बुक्स में भी नहीं दिख रही, मान लो कोई टैक्सेशन लायबिलिटी है व्हाटएवर, तो 2 करोड़ मैंने आपके बिहाफ पर पे किए, तो वो भी मैं क्या मानूंगा कि कहीं ना कहीं मैंने 2 करोड़ रुपए आपको दिए, तो बेसिकली दैट विल बी आल्सो अ पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी अज्यूम। तो परचेज कंसिडरेशन में ये सारी चीजें आती हैं, कैश, डेफर कैश तो प्रेजेंट वैल्यू, कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन तो उसका फेयर वैल्यू, वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड, अगर मैंने आपको शेयर इशू किए हैं या फिर आपको मैंने किसी दूसरी कंपनी के शेयर दिए हैं, एसेट दिया तो उसका फेयर वैल्यू, लायबिलिटी अज्यूम की तो वो सब आएगा। एक्सक्लूड, परचेज कंसिडरेशन में क्या क्या नहीं आएगा, स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट, अब क्योंकि मैं खरीद रहा हूं आपके बिजनेस को तो हमने कोई एग्रीमेंट वगैरह साइन किया होगा, उस एग्रीमेंट का हमने जो भी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हमने करवाया तो उसका जो भी स्टैम्प ड्यूटी हमने पे किया है, लीगल चार्जेस जो पे किए, लीगल चार्जेस बेसिकली स्टैम्प ड्यूटी या फिर लीगल चार्जेस, वो लीगल चार्जेस विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ पीसी। क्यों? क्योंकि वो मैं कंपनी को नहीं दे रहा हूं, वो मैं किसी आउटसाइड पार्टी को दे रहा हूं। फीस पेड टू द रेगुलेटर, व्हाट इज दिस रेगुलेटर? फॉर एग्जांपल मैंने किसी टेलीकॉम कंपनी को परचेज किया, अब जैसे मान लीजिए आइडिया वोडाफोन की हालत खराब चल रही है, ठीक है ना, सपोज रिलायंस जियो ने आइडिया वोडाफोन को टेक ओवर कर लिया, पूरा नेटवर्क वगैरह उसका जो भी बिल्ड था वो सब खरीद लिया, हालांकि ऐसा होना मुश्किल है। तो आइडिया वोडाफोन को किसने खरीद लिया? रिलायंस ने। अब आइडिया वोडाफोन हो चाहे रिलायंस जियो हो, ये इन सब के ऊपर ट्राई जो है वो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, उससे भी तो परमिशन वगैरह लेना, उसको सब बताना, उससे लाइसेंस ट्रांसफर फीस उसको पे करना, ये भी तो सब जरूरी है ना। तो जो भी हमने फीस पे किया होगा रेगुलेटर को, लाइसेंस फीस ट्रांसफर करने की, वो रेगुलेटर को पे किया, मतलब ट्राइक को पे किया, डिपार्टमेंट को पे किया, वो हमने आइडिया वोडाफोन को पे नहीं किया, तो वो भी आपका एक्विजिशन का पार्ट नहीं बनेगा, वो आपके कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। विशाल सर मुझे कॉल कर रहे हैं एक्चुअली मेरे फोन पे, मैं बाद में उनका कॉल उठाऊंगा। आई जस्ट वांट टू टेल यू, ऐसे ही फोन आया अभी मुझे दिख रहा है, विशाल सर इज कॉलिंग मी। एनीवेज आगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, अगर मुझे उनका तीसरी बार कॉल आया तो मुझे उठाना पड़ेगा बॉस, इसके बाद मैं उनको इतना ज़्यादा वेट नहीं करवा पाऊंगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट मतलब कोई भी अदर कॉस्ट, आपने अगर कोई भी चार्जेस पे किया, प्रोसेसिंग फीस वगैरह पे किया, ये सब के सब आपके P&L में जाएंगे, ऑल विल बी ट्रांसफर टू P&L। मेरे को यहाँ पर लिखना चाहिए था कायदे से, बट मैंने लिखा नहीं है, ये सारे के सारे P&L में जाएंगे, P&L इन द बुक्स ऑफ अक्वायरर, क्योंकि ये सारे खर्चे अगर अक्वायरर ने बियर किए हैं तो ये सब अक्वायरर के बुक्स में जाएंगे, परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा। तो मुझे लगता है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, फर्स्ट पॉइंट परचेज कंसिडरेशन, राइट। नेक्स्ट इज नेट असेट्स। अच्छा, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ये बी पोर्शन, 4 एलिमेंट्स एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, उसमें से पहला एलिमेंट हमने पढ़ा परचेज कंसिडरेशन, दूसरा नेट असेट्स जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेट असेट्स,
किसके नेट असेट्स? नेट असेट्स ऑफ अक्वायरी कंपनी। अक्वायरी कंपनी के आइडेंटिफाइबल असेट्स एंड लाइबिलिटीज अज्यूम्ड। क्या करेंगे, आइए इसमें दो चीजें पढ़नी है, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट। रिकॉग्निशन मतलब रिकॉर्ड करना, मेजरमेंट मतलब उसको कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है वो देखना है। रिकॉग्निशन मतलब रिकॉर्ड करना, आप उनके कौन कौन से असेट्स को रिकॉर्ड करोगे, आप उनके कौन कौन से असेट्स को रिकॉर्ड करोगे ये पढ़ना है। पहला, असेट्स एंड लायबिलिटीज शोन इन द अक्वायरीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अक्वायरी की बैलेंस शीट में जो भी असेट लायबिलिटी दिख रही है वो मुझे रिकॉर्ड करना है। यस, प्लस, प्लस है बीच में, ध्यान से देखिएगा, ये प्लस है बीच में। asset liability not shown in the acquiree's financial statement but recognition criteria satisfied। तुम्हारे बैलेंस शीट में एक असेट है या एक लायबिलिटी है, सॉरी तुम्हारी बैलेंस शीट में एक पर्टिकुलर असेट या लायबिलिटी नहीं दिख रही है, बट मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि वो मेरे लिए आइडेंटिफाइबल है। जैसे इनकम टैक्स लायबिलिटी तुमने अपनी बुक्स में अभी तक रिकॉग्नाइज ही नहीं की है, बट मुझे पता है कि वो मुझे पे करनी पड़ेगी, अदरवाइज मुझे डिपार्टमेंट से नो ड्यूज का क्लियरेंस नहीं मिलेगा बिजनेस कॉम्बिनेशन करने के लिए, तो वो मैं अपनी बुक्स में लायबिलिटी मान के चल रहा हूं। तुम्हारी बुक्स में एक रिसीवेबल करके असेट दिखना चाहिए पर नहीं दिख रहा है, वो मैं उसको दिखा रहा हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं उसको रिकवर कर लूंगा, मैं उसको रिकवर करने की क्षमता रखता हूं, तो मेरे लिए वो क्या हो गया, आइडेंटिफाइबल। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर आइडेंटिफाइबल मतलब क्या, तो बेसिकली तुम्हारी बुक्स में असेट रिकॉर्डेड है चाहे नहीं है, मुझे दोनों असेट्स को, दोनों लायबिलिटीज को बुक करना है, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उसका सेटिस्फाई रिकॉग्निशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है तो। तीसरा, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। अगर तुम्हारी कोई कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, इफ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के थ्रू, अगर इंड AS 37 की बात करें तो इंड AS 37 में दो ऑब्लिगेशन होती है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पॉसिबल ऑब्लिगेशन। दोनों ऑब्लिगेशन से आपकी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बनती है, बट हम पॉसिबल ऑब्लिगेशन की अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के चक्कर में तुम्हारी कोई कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, इवन दो आउटफ्लो इज नॉट प्रोबेबल, अगर पता है, तुम जानते हो कि आउटफ्लो नहीं होगा, पर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के चक्कर में कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, तुम उसको भी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को सामने वाले ने रिकॉर्ड नहीं किया होगा, डिस्क्लोज किया होगा, पर तुम उसको एज अ लायबिलिटी रिकॉर्ड करोगे। यस, तुम उसको एज अ लायबिलिटी रिकॉर्ड करोगे। चौथा, इंडेमनिफिकेशन असेट। ये सर क्या है, इफ इंडेमनिफाइड बाय अक्वायरी एंड रिलेटेड लायबिलिटी ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड। रिलेटेड लायबिलिटी ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड मतलब मान लीजिए कि अक्वायरर और अक्वायरी के बीच में एक बात चल रही है। अक्वायरी ने बोला कि एक्चुअली ना, अक्वायरी ने बोला कि हमने एक लोन के ऊपर गारंटी दी हुई है बैंक को, सिर्फ हमने एक गारंटी दी हुई है। तो अक्वायरर ने बोला अरे तुमने वो गारंटी दी हुई है तो क्या लगता है, तो अक्वायरी बोल रहा है कि आगे चल के हो सकता है हमें वो लोन पे ऑफ करना पड़े क्योंकि हम उसमें गारंटर हैं। तो अक्वायरर ने अक्वायरी को बोला कि ठीक है, अगर वो पे करने के चांसेस हैं तो वो मैं अपनी बुक्स में लायबिलिटी बता रहा हूं, बट क्योंकि गारंटी तुम्हारे टाइम की है तो तुम मुझे इंडेमनीफाई करो कि कल को अगर मान लो पे करना पड़ा तो मैं जब पे करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिजनेस को टेक ओवर कर रहा हूं, जब मैं पे करूंगा तो उसका 50% तुम मुझे रीइंबर्स करोगे, तुम मुझे इंडेमनीफाई करोगे। बेसिकली अक्वायरी अक्वायरर को पैसे देगा आगे चल के अगर गारंटी के कारण उसके ऊपर लायबिलिटी आती है तो। अब देखो गारंटी किसने दी, अक्वायरी ने, पर टेक ओवर बिजनेस कौन कर रहा है, अक्वायरर। तो अल्टीमेटली आगे चल के किसको पे ऑफ करना पड़ सकता है, अक्वायरर को, तो अक्वायरर उसकी लायबिलिटी बुक कर रहा है। तो इफ द लायबिलिटी इज ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड और इंडेमनीफाई कर रहा है मुझे अक्वायरी, तो मैं वो भी असेट बुक करूंगा, इंडेमनिफिकेशन असेट, कि हाँ मुझे वो रिकवर होगा क्योंकि मैंने लायबिलिटी दिखाई है, तो मुझे इंडेमनिफिकेशन असेट दिखाना पड़ेगा कि कल को अगर मुझे 1 लाख रुपए देने हुए तो 50,000 तो मुझे सामने वाले से मिल जाएंगे। तो आई विल शो द इंडेमनिफिकेशन असेट ऑल्सो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंड AS 12 लगेगा। DTA DTL न्यूली रिकॉग्नाइज्ड ड्यू टू टेम्पररी डिफरेंसेस बिटवीन फेयर वैल्यू एंड टैक्स बेस ऑफ अबव असेट्स एंड लायबिलिटीज। इसको हम इंड AS 12 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब भी बिजनेस कॉम्बिनेशन होता है तो हम असेट्स एंड लायबिलिटीज को फेयर वैल्यू पे बुक करते हैं, जबकि जो उसका टैक्स बेस होगा अक्वायरी के हिसाब से वो कुछ और हो सकता है।
तो दोनों के कारण जो भी डिफरेंसेस होंगे उन डिफरेंसेस के ऊपर आप DTA DTL भी रिकॉर्ड करोगे। तो अल्टीमेटली आपको ये 5 आइटम्स याद रखने हैं रिकॉग्निशन में, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में, नेट एसेट्स में आपको ये 5 आइटम्स याद रखने हैं। आई मेरी बात समझ में? क्लियर बेटा? इतना क्लियर हुआ होगा आपको? ठीक है, प्लीज एक बार आप इसको देख लीजिए। आई हैव टू पिक अप द कॉल ऑफ विशाल सर, तो मैं स्क्रीन को फ्लिप कर रहा हूं। 2 मिनट का मुझे टाइम दीजिए, मुझे विशाल सर से बात करनी पड़ेगी, उनका कॉल आ रहा है। ओके, सो नेट एसेट्स, नेट एसेट में रिकॉग्निशन हमें इन 5 चीजों को करना है। आगे चलते हैं मेजरमेंट। अभी तक हमने बस पढ़ा कि इनको रिकॉर्ड करो, कैसे रिकॉर्ड करना है यहां पर लिखा है। जनरल रूल, 2 बातें पढ़नी है, जनरल रूल, एक्सेप्शनल रूल। जनरल रूल, मैक्सिमम असेट्स एंड लायबिलिटीज हमेशा फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होंगी, ठीक है ना? फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स माइनस फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। एक्सेप्शनल रूल क्या है? एक्सेप्शनल रूल क्या है? कुछ असेट्स लायबिलिटीज ऐसी हो सकती हैं जिनके ऊपर आप उन्हीं के स्पेसिफिक इंडेस अप्लाई करोगे, जैसे DTA DTL। DTA DTL के ऊपर जनरल रूल फेयर वैल्यू का नहीं लगेगा। उसको कैसे रिकॉर्ड करना है? वो इंडेस 12 के अकॉर्डिंग ही रिकॉर्ड होगा, टैक्स बेस निकालकर, टेम्पररी डिफरेंस निकालकर, उसका रेट लगाकर, वगैरह वगैरह। अब वो फेयर वैल्यू थोड़ी होता है। डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन एज पर इंडियस 19, मैंने पढ़ा है डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। DBO ऑब्लिगेशन, इंडियस 19 के अकॉर्डिंग DBO ऑब्लिगेशन को बुक किया जाएगा, वो करंट सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट। शेयर बेस्ड पेमेंट एज पर इंडियस 102 SBP, जो भी शेयर बेस्ड पेमेंट की जो आप लायबिलिटी बुक करोगे अपनी बुक्स में, वो इंडियस 102 के अकॉर्डिंग करोगे, फेयर वैल्यू पे नहीं करोगे। नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, अगर कोई नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल आपको दिख रही है एक्वायरी की बुक्स में, वो आप टेक ओवर कर रहे हो, तो आप उसको फेयर वैल्यू ना करके आप इंडियस 105 लगाओगे। इंडियस 105 बोलता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोज। जनरल रूल क्या है? फेयर वैल्यू। जबकि इंडियस 105 क्या बोलता है? नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल मस्ट बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोज। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये आपका मेजरमेंट टेक्निक हो गया। तो ये हो गई आपकी नेट एसेट्स। ठीक है बेटा, अब चलते हैं आगे। अभी हमारा कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यूड फ्रॉम द प्रीवियस पेज। 4 एलिमेंट्स एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, वो पॉइंट नंबर बी, हमारा मेजर हेडिंग बी नंबर चल रही है। उसका थर्ड एलिमेंट विच इज कॉल्ड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। थर्ड एलिमेंट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। क्या नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नेगेटिव हो सकता है? यस, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट माइनस में भी हो सकता है। सर कैसे माइनस में हो सकता है? अगर देखो, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बेसिकली होता क्या है? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नेट असेट का प्रोपोर्शन में निकाला जाता है कि सब्सिडरी कंपनी के टोटल असेट्स 10 करोड़ के हैं, तो 10% उसका एनसीआई है, तो 1 करोड़ रुपए हो गया एनसीआई। अब नेट असेट्स कैसे होते हैं? नेट असेट्स का मतलब एक्चुअली होता क्या है? नेट असेट मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, टेक्निकली, या असेट माइनस लायबिलिटीज। तो अगर हम देखें तो नेट असेट्स में एक्चुअली शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है, और अगर रिजर्व एंड सरप्लस अगर नेगेटिव हो जाएगा, अगर सब्सिडरी कंपनी लॉस मेकिंग है, तो उसका नेट असेट भी तो नेगेटिव हो सकता है। अगर नेट असेट नेगेटिव हो गया तो कहीं ना कहीं एनसीआई भी नेगेटिव हो सकता है, इसीलिए एनसीआई कैन बी नेगेटिव। अच्छा, एनसीआई का मतलब क्या होता है? एनसीआई मतलब पोर्शन ऑफ एक्वायरीज इक्विटी नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्ड बाय पेरेंट। पोर्शन ऑफ एक्वायरीज
इक्विटी, अक्वायरी का इक्विटी कैपिटल का वो पोर्शन जो पेरेंट के पास डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं है। मतलब पेरेंट ने अक्वायरी का इक्विटी खरीदा या फिर अपनी किसी दूसरी सब्सिडरी से खरीदवाया, डायरेक्टली खरीदा या किसी इनडायरेक्टली किसी सब्सिडरी से टेक ओवर करवाया, तो अक्वायरी कंपनी का इक्विटी कैपिटल का वो हिस्सा जो पेरेंट ने नहीं खरीदा है ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो किसी थर्ड पार्टी के पास है, वो होगा एनसीआई। एनसीआई के पास कभी कंट्रोल नहीं होता है, डिसीजन मेकिंग नहीं होती, पर उनके पास शेयरिंग होती है। हाउ टू कैलकुलेट, एनसीआई कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीआई कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। एनसीआई कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स और दूसरा होता है फेयर वैल्यू। प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट का मतलब, जैसे सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट हैं 10 करोड़ के एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। अब 10 करोड़ के नेट एसेट्स हैं, हमने 90% इन्वेस्टमेंट किया है, तो 10% किसका हुआ, एनसीआई का। तो उस 10 करोड़ का, अच्छा वो 10 करोड़ क्या होगा, फेयर वैल्यू, उस 10 करोड़ का 10% विल बी एनसीआई। वो 10 करोड़ क्या होगा, फेयर वैल्यू, जनरल रूल के अकॉर्डिंग। हाँ, ये भी हो सकता है कि 8 करोड़ को हमने फेयर वैल्यू किया जनरल रूल के अकॉर्डिंग, बाकी हमने 2 करोड़ रुपए निकाले इन इंडेस के अकॉर्डिंग, तो कुल मिला के वो 10 करोड़ का नेट एसेट बन गया। अब जैसे ही 10 करोड़ का नेट एसेट बना, उस 10 करोड़ के नेट एसेट का जो भी फेयर वैल्यू होगा डेट ऑफ एक्विजिशन पर, उसमें आपको एनसीआई का शेयर इनटू करना है। ये आपका आ जाएगा प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स। आई मेरी बात समझ में? क्लियर हुआ बेटा? सिंपली प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स। अब एक दूसरा तरीका होता है विच इज कॉल्ड फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू कहता है कि नेट एसेट के प्रपोर्शन में मत निकालो। ये तो एक पहला तरीका हो गया कि अगर सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स हैं 10 करोड़ के, तो उसका 10%। दूसरा तरीका कि अगर मान लीजिए आपकी सब्सिडरी कंपनी एक लिस्टेड एंटिटी है, लिस्टेड कंपनी है, तो उसका शेयर प्राइस किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगा। जनरली ये लिस्टेड कंपनी लगाती है। तो अगर उसका शेयर प्राइस किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो वो जो लिस्टेड प्राइस है, वो जो कोटेड प्राइस है, वो जो मार्केट वैल्यू पर शेयर है उस सब्सिडरी कंपनी की, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर लो। सर किसके नंबर ऑफ शेयर से? एनसीआई के नंबर ऑफ शेयर से। मान लीजिए टोटल शेयर इशूड है 2 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स, 2 करोड़ में से 1 करोड़ 80 लाख शेयर्स हमने, आउट ऑफ 2 करोड़ शेयर्स 1 करोड़ 80 लाख शेयर्स आर हेल्ड बाय अक्वायरर, रिमेनिंग 20 lakh shares are held by NCI. तो 20 lakhs into market price per share as on date of acquisition, that will become the fair value of NCI as on date of acquisition. This is the method. Market price per share on date of acquisition into number of shares of NCI या held by NCI. This is the one way to calculate NCI at fair value. Even the fair value can be calculated by different ways. The first one is this and the second one is indirect way. What is this indirect way? Basically whatever PC you have paid, you have discharged. PC मतलब मैंने उस कंपनी को टेक ओवर करने के लिए कितना पे किया, what amount I have paid. PC purchase consideration, point number 1. मैंने पे किया उसको टेक ओवर करने के लिए, for example 12 crores to invest 90%. I have invested in the 90% shares of subsidiary company at rupees 12 lakh. That means my 90% investment is costing at 12 crore. If 90% value is 12 crore, what should be the 10% value? Interpolation. So PC divided by acquirer's share, that means PC is 12 crore, which is actually the 90%, what will be the 10%? PC you have paid 12 crore, आपने 12 करोड़ पे किया, which is the 90% share, what should be the 10%? So 12 crore divided by 90% into 10%. ये हो गया आपका fair value of NCI based on this technique. सर अब ये दो अलग अलग तरीके क्यों हैं? बेटा this one is the best.
and this one this one will be given the first priority. कभी कभार क्वेश्चन में आपको मार्केट प्राइस पर शेयर नहीं देगा एक्वायरी एंटिटी की, और वो बोलेगा कि फेयर वैल्यू करो. आप क्या करोगे? प्रपोर्शन ऑफ नेट एसेट तो कर नहीं सकते, तो फेयर वैल्यू करने के लिए मार्केट प्राइस तो है नहीं, तो आप बोलोगे ठीक है, whatever PC I have paid, it is also an fair value ना. Whatever PC I have paid, whatever PC I have discharged 12 crore, it is also a fair value. See this. See this. Basically purchase consideration we calculate at fair value ना. So whatever PC I have paid, it is also at fair value ना. 90 crore is 90% I have acquired at 12 crore. So 12 crore is also a fair value ना. So if the 12 crore is the fair value of 90%, what will be the fair value of 10%? Simply. So इस तरीके से आप NCI निकाल सकते हो. आपको क्वेश्चन बताएगा कि आपको NCI फेयर वैल्यू से निकालना है कि प्रपोर्शन ऑफ नेट एसेट से निकालना है. फेयर वैल्यू फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, प्रपोर्शन ऑफ नेट एसेट सेकंड प्रायोरिटी देनी चाहिए. ठीक है. एक और चीज, टाइप्स ऑफ NCI. NCI कितने टाइप के होते हैं? NCI कितने टाइप के होते हैं? NCI दो टाइप के होते हैं. एक होता है क्वालिफाइंग NCI, एक होता है नॉन क्वालिफाइंग NCI. जनरली हम जितना भी NCI को इमेजिन कर रहे हैं वो सब क्वालिफाइंग NCI इमेजिन कर रहे हैं. व्हाट इज क्वालिफाइंग NCI? लाइक सपोज अक्वायरी कंपनी का शेयर कैपिटल है 1 लाख, नंबर ऑफ शेयर 1 लाख इशूड. आउट ऑफ दैट 95,000 शेयर्स आर अक्वायर्ड बाय मी. आई बिकम द होल्डिंग कंपनी. 5,000 शेयर्स आर हेल्ड बाय Mr. XYZ combined. So XYZ will become the NCI, qualifying NCI, because they are holding the actual equity shares, ordinary equity shares of the company. There can be non-qualifying NCI also. What is this non-qualifying NCI? Acquiring company का 1 लाख इक्विटी कैपिटल तो है ही है, बट इसके अलावा 20,000 कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं. 20,000 convertible debentures and they will be converted into fixed number of equity shares. Fixed number of equity shares. They will be converted into fixed number of equity shares in the next year. तो वो जो convertible debentures है वो भी एक तरीके से equity हो गया, हमने financial instrument पढ़ा हुआ है. तो they will be converted into fixed number of equity shares. For example 1:1 के ratio में, मतलब 20,000 debentures will be converted into 20,000 equity shares. वो जो 20,000 इक्विटी शेयर जब कन्वर्ट हो जाएंगे उन डिबेंचर होल्डर को मिलेगा, तो वो भी आगे चल के इक्विटी शेयर होल्डर बन जाएंगे. पर आज वो डिबेंचर होल्डर है, तो इसीलिए इनको हम क्या बोलेंगे? नॉन क्वालिफाइंग. मतलब वो आगे चल के वो NCI बढ़ सकता है, दैट इज कॉल्ड नॉन क्वालिफाइंग. अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी नॉट ऑर्डिनरी, लाइक ESOP. मान लीजिए मैंने अपने एम्प्लॉइज को ESOP का ऑप्शन देके रखा है, तो आगे चल के वो इक्विटी शेयर बन जाएंगे, अभी नहीं है. कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, शेयर वारंट्स, आगे चल के मैं शेयर इशू करूंगा, अभी मैंने सिर्फ पैसा लेके रखा है, तो इन सबको आगे चल के शेयर देने वाला हूं, तो होल्डिंग कंपनी का आगे चल के परसेंटेज कम हो जाएगा. तो दीज आर कॉल्ड नॉन क्वालिफाइंग NCI. नॉन क्वालिफाइंग NCI ऑलवेज अप्लाई फेयर वैल्यू मेथड फॉर नॉन क्वालिफाइंग. व्हाट इज दिस फेयर वैल्यू मेथड? ये हमने अभी पढ़ा कि NCI को मेजर करने के लिए फेयर वैल्यू लगाते हैं या फिर प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट लगाते हैं. क्वालिफाइंग NCI के लिए आप दोनों में से कोई भी लगा लो, चाहे फेयर वैल्यू लगाओ, प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट लगाओ, ये एंटिटी मैनेजमेंट का इंटेंशन डिपेंड करता है. पर नॉन क्वालिफाइंग के लिए आप हमेशा फेयर वैल्यू लगाओगे, क्योंकि आप प्रोपोर्शनेट ऑफ नेट एसेट लगा ही नहीं सकते. प्रोपोर्शनेट ऑफ नेट एसेट आप लगा ही नहीं सकते, क्योंकि बेसिकली वो नॉन क्वालिफाइंग, मतलब वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, उनका नेट एसेट में कोई हक है ही नहीं. ठीक है, तो ऑलवेज अप्लाई फेयर वैल्यू मेथड. समझ में आया? तो बेटा ये वाली पॉइंट आपको क्लियर हो गई होगी NCI के बारे में. लास्ट बचा है गुडविल गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज. उससे पहले वापस आते हैं, मैंने आपको बताया था कि गुडविल गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज निकालने के लिए आपको एक चाहिए PC, हमने अभी देखा, इसको पेंडिंग छोड़ दो. दूसरा चाहिए नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, और तीसरा चाहिए 100% नेट एसेट्स. हमने 100% नेट एसेट भी देख लिया, हमने NCI भी देख लिया. अब जब इन सबको कंपेयर करोगे, फेयर वैल्यू थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, तो आपको क्या मिलेगा? गुडविल. जैसे मैं आपको बोलूं, फॉर एग्जाम्पल PC इज 12 करोड़. फॉर एग्जाम्पल PC इज 12 करोड़. नेट एसेट 100%, फेयर वैल्यू
इससे 14 crores and I have acquired 90%. So basically मेरे पास दो ऑल्टरनेटिव हैं. ऑल्टरनेटिव 1, मैंने पीसी कितना पे किया है 12 crores. I should compare this 12 crore which is actually the 90% for the 90% interest. I should compare this with the 90% of the net assets. So 14 crores का 90% is 12.6 crores. So technically 6 is gain from bargain purchase which will be transferred to capital reserve. I have another alternative. जहां मैं बोलूंगा यार पीसी तो मेरा ठीक है 12 करोड़ है, इट इज फॉर 90%, पर बेसिकली दिस इज कॉल्ड कंट्रोल अप्रोच, दिस इज कॉल्ड शेयरिंग अप्रोच. मैंने 90% शेयर को 90% नेट असेट से कंपेयर किया, बट हेयर आई एम फॉलोइंग कंट्रोल बेस्ड अप्रोच कि भले मेरा 90% शेयरिंग है बट आई हैव कंट्रोल ओवर 100% नेट असेट्स, दैट इज 14 crores. बट out of this 100% net assets 90% is with NCI. So technically मैं यहां पर NCI प्लस कर दूंगा 10%. तो 14 करोड़ का 10% 1.4 करोड़ प्लस कर दूंगा. अब करिए तो 12 प्लस 1.4 माइनस 14 तो भी कितना आएगा 0.6 गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज. अब आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ, थोड़ा इसका लॉजिक समझाओ. आप जर्नल एंट्री से इसका लॉजिक समझो. जर्नल एंट्री फॉर कंसोलिडेशन. अगर एक अक्वायरर कंपनी कंसोलिडेशन की जर्नल एंट्री करेगी तो वो बोलेगी 100% net assets account debit, that is 14 crores. I have recognized 100% net asset because I have control over 100% assets. But yes, my sharing is 90%. So I have to book 10% liability for NCI also. कि कल को अगर मैंने 14 crores के net asset बेच दिए, जो कि मेरे पास हक है बेचने का, I have the decision making power, तो उसमें से 10% मुझे NCI को देना पड़ेगा. तो to NCI, that is 1.4. मैंने फिलहाल 1.4 कैसे निकाला? प्रपोर्शन ऑफ नेट एसेट से निकाला, फेयर वैल्यू से नहीं निकाला. एंड व्हाट आई हैव डिस्चार्ज? आई हैव पेड द पीसी. तो मैंने पीसी पे किया होगा बैंक शेयर के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड 12 crores विच इज पीसी. सो बेसिकली जब आप इसका डिफरेंस निकालोगे तो क्या आया? आपने क्या किया? आपने इन दोनों को ऐड किया, तो मैंने भी वही किया, यहां ऐड किया, और आप इन दोनों को ऐड करके 14 से कंपेयर करोगे तो ये आपका आएगा टू कैपिटल रिजर्व 1.4. So basically this is the logic of this entry. Understood or not? This way we calculate goodwill or gain from bargain purchase. समझ आया? Please take the snapshot of this. मैं क्योंकि नोट करने का टाइम नहीं दे रहा हूं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Now, and this is the last but not the least, goodwill gain from bargain purchase. See, now since NCI हमने दो तरीके से निकाला, फेयर वैल्यू अप्रोच, प्रपोर्शन ऑफ नेट एसेट अप्रोच. इसका मतलब जो मेरा NCI है, अगर प्रपोर्शन ऑफ नेट एसेट के हिसाब से 1.4 करोड़ आ रहा है तो जरूरी नहीं कि फेयर वैल्यू से 1.4 ही आए, हो सकता है फेयर वैल्यू से वो 1.5 करोड़ आ जाए. इसका मतलब फेयर वैल्यू से मेरा NCI और प्रपोर्शन ऑफ नेट एसेट से NCI क्योंकि डिफरेंट है, तो जब मैं गुडविल निकालूंगा तो मेरी गुडविल भी दो अलग अलग तरीके से निकलेगी. क्योंकि गुडविल निकालने के लिए मुझे पीसी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, नेट एसेट चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, NCI चाहिए. अब NCI के दो मेथड है, फेयर वैल्यू और प्रपोर्शन ऑफ नेट एसेट. अब NCI अगर फेयर वैल्यू बेसिस पे निकाला तो गुडविल कैपिटल रिजर्व कुछ और आएगी, और प्रपोर्शन ऑफ नेट एसेट से निकाला तो गुडविल कैपिटल रिजर्व कुछ और आ सकती है. इसीलिए देयर आर टू मेथड्स टू कैलकुलेट गुडविल और कैपिटल रिजर्व आल्सो. द फर्स्ट इज full goodwill method, the next is partial goodwill method. full goodwill method मतलब where the NCI is taken at fair value. अगर आपने NCI fair value पे लिया है और उस बेसिस पर आप goodwill निकाल रहे हो
या गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज निकाल रहे हो, इट इज कॉल्ड फुल गुडविल मेथड। अगर आपने एनसीआई प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट के हिसाब से लिया था तो उसको बोलेंगे अपन पार्शियल गुडविल मेथड। सर व्हाई वी आर कॉलिंग इट फुल गुडविल एंड पार्शियल गुडविल? बेसिकली यहां पर आपकी गुडविल ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। गुडविल पीसी प्लस एनसीआई इज हायर देन नेट एसेट। ऑब्वियसली पीसी में मैंने एनसीआई प्लस क्यों किया, वो जर्नल एंट्री का लॉजिक। गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज, नेट एसेट इज हायर देन पीसी प्लस एनसीआई सिंपली। दो ओसीआई इज टू, अच्छा नाउ जो गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज है वो कहां जाएगा? गुडविल तो आपका बैलेंस शीट में दिखेगा, ऑब्वियसली वो पी&एल में जाएगा नहीं, पर गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज कहां जाएगा? गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज थ्रू ओसीआई इट इज टू बी शिफ्टेड टू कैपिटल रिजर्व अंडर सोकी। मतलब जिस साल में आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन का ट्रांजैक्शन किया है उस साल के पी&एल स्टेटमेंट के ओसीआई वाले सेक्शन में आप दिखाओगे गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज, और उसको सोकी में जाके आप कैपिटल रिजर्व की कैटेगरी में डाल दोगे। आई बात समझ में? तो थ्रू ओसीआई इन द करंट ईयर it will be shifted to SOKI in the name of capital reserve. OCI in current year only. ठीक है, तो this is your goodwill और gain from bargain purchase. I hope आपको इतना पोर्शन समझ में आ गया होगा। सी नंबर पोर्शन हम अगली क्लास से चलना शुरू करेंगे। ये आपका बी ही था गाइस, ठीक है। सो दिस वॉज चार्ट रिविजन फॉर टुडे सेशन। आज के सेशन के लिए चार्ट रिवीजन इतना ही मैं करवा रहा हूं। इसके बाद का पोर्शन अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास टुमारो, ठीक है। फॉर दिस सेशन आई एम इनेबलिंग द चैट। इफ यू वांट यू कैन आस्क मी द डाउट। सर नॉन क्वालिफाइंग एसेट को डीओ, नॉन क्वालिफाइंग एनसीआई को, हाँ नॉन क्वालिफाइंग एनसीआई को डीओए पे कैलकुलेट करेंगे। सर परचेज कंसिडरेशन में इंडिया 102 वाला पार्ट एंड चेंज इन इट्स फेयर वैल्यू आफ्टर एक्विजिशन बता दीजिए, उसमें डाउट आता है। परचेज कंसिडरेशन में इंडिया 102 वाला पार्ट, बेटा वो आगे वाला पार्ट है एक्चुअली। वो जो एसबीपी वाला आप बोल रहे हो ना, वो आगे वाला पार्ट है। मैं आपको दिखा दूं, वो आगे वाला पार्ट है। वो कहीं ना कहीं वो आगे आएगा, ये वाला 13 नंबर पॉइंट, ठीक है। Sir, even if we give a variable number of securities equity as a part of commodity or debenture, eventually the shares of holding company should reduce. How would this be dealt with in a business combination? See, as on date of acquisition, you are free to treat this not a part of NCI because it is in the variable form. So it is a part of financial liability, right? How many shares we will issue? It is not fixed. So basically, how you will calculate the NCI? It might be different. So it is totally on the judgment of management of the acquirer कि हम उसको मेजर करें कि नहीं करें फेयर वैल्यू पे। हम अगर मेजर करवा सकते हैं मेरे वैल्यू तो हम ले सकते हैं, नहीं तो हम उसको आगे चल के मेजर करेंगे। सर फेयर वैल्यू में एनसीआई कैलकुलेट करने से वो तो नेगेटिव नहीं आएगा ना? नॉट नेसेसरी। हो सकता है फेयर वैल्यू मेथड पे भी वो नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव फेयर वैल्यू आ सकती है, नॉट नेसेसरी। सर वाई जीबीपी इज ट्रांसफर फर्स्ट टू ओसीआई, एनी रीजन? इट इज नॉट द वे गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमें उसको सोकी पहुंचाना है तो उसको ओसीआई के रास्ते ले जा रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। ओसीआई के रास्ते ले जा रहे हैं अपन, हम उसको ओसीआई के रास्ते ले जा रहे हैं। Sir, if there is any condition to be fulfilled regarding shifting of GBP from OCI to CR under SOKI, see there are some basic conditions,
उसको हम अगले लेक्चर में मैं बता दूंगा क्या बेसिक कंडीशंस हैं उसकी। सर इफ बैंक गिवन लोन एट वेरिएबल इंटरेस्ट रेट देन इट इज क्लासिफाइड अंडर अमोर्टाइज। व्हाट द अकाउंटिंग ऑफ नॉन क्वालिफाइंग शेयर? नॉन क्वालिफाइंग शेयर की ऐसे कोई सेपरेट अकाउंटिंग नहीं होगी, उसको क्वालिफाइंग शेयर के साथ ऐड किया जाएगा। सर डिस्ट्रेस सेल में ओसीआई के थ्रू, यस में यही जो शुभम ने पूछा था उसका यही पर आ रहा है पूर्णिमा, डिस्ट्रेस सेल में ओसीआई के थ्रू सोकी में सीआर में जाएंगे, अदरवाइज डायरेक्टली इन सीआर। ऑब्वियसली मैं भी वही बात करना चाह रहा हूं कि बेसिकली इसके दो तरीके, एक ओसीआई के थ्रू जाता है और एक डायरेक्टली कैपिटल रिजर्व में जाता है। एक ओसीआई के थ्रू जाता है, एक डायरेक्टली कैपिटल रिजर्व में जाता है। उसमें बोला गया कि एक डिस्ट्रेस सेल है कि नॉन डिस्ट्रेस सेल है। अब आप बोलोगे डिस्ट्रेस सेल मतलब बेसिकली होता है ना, जैसे हमने जल्दबाजी में अपनी कंपनी को बेच दिया, हमें पैसों की जरूरत थी, ठीक है ना, मार्केट वैल्यू पे नहीं बेचा, इट इज कॉल्ड डिस्ट्रेस सेल। तो अगर ऐसे केस में हमने खरीदा है तो ओसीआई विल बी देयर। सब कुछ ही कवर है सर चार्ट में, बता बहुत अच्छा चार्ट है सर, थैंक यू सर। इफ पॉसिबल कैन यू प्लीज रिपीट द इंडेमनिफिकेशन एसेट पॉइंट, डिडंट अंडरस्टूड दैट पॉइंट वेरी क्लियरली। तो आपने उस टाइम पे क्यों नहीं पूछा बेटा, उस टाइम पे पूछना चाहिए ना। इंडेमनिफिकेशन एसेट, indemnification asset मतलब see I am the acquirer and the company whose business is being taken over by me is acquiring। ना acquiring ने किसी को गारंटी देके रखी है, किसी बैंक को, मैंने वो देखा टर्म्स एंड कंडीशन, मैंने यार ये तो गारंटी देके रखी है तुमने, क्या लगता है, हमें लगा यार वो गारंटी आगे चल के मैच्योर होगी, मतलब आगे चल के हमें कुछ पे करना पड़ेगा, वो थोड़ी पे करेगा, पे तो मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मैंने कंट्रोल टेक ओवर कर लिया। तो आई एम रिकॉग्नाइजिंग लायबिलिटी एक्चुअली, बट फॉर दैट मैं अक्वायरी से एक इंडेमनिफिकेशन ले रहा हूं कि अगर कल को मुझे कुछ हुआ तो तू मुझे रीइंबर्स करेगा, या मैं किसी थर्ड पार्टी से रीइंबर्समेंट ले रहा हूं, तो वो रीइंबर्समेंट का पैसा जो मुझे मिलेगा आगे चल के, क्योंकि मैं लायबिलिटी बुक कर रहा हूं, तो उसको मैं इंडेमनिफिकेशन एसेट दिखा रहा हूं। विल यू take one full question involving major concepts at last? No, not at all. This is the chart revision. As far as one question is concerned, I have taken business combination का separate revision in English format. वो देख लो, chart revision में कोई question नहीं होता है। नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल को एक्विजिशन डेट पे रिकैलकुलेट करेंगे, एक्विजिशन डेट पे उसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोज पे ले लेंगे। हीना बंसल, आपको लगता होगा कभी कभार यार जय सर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रहे हैं वगैरह, इट्स वेरी टफ थिंग टू हैंडल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, इट्स वेरी टफ। यस आई अंडरस्टैंड कि कभी कभार शायद मुझे भी लगता है बाद में कि यार मैं कुछ ज्यादा ही चिल्ला रहा हूँ, बट कभी कभार लगता है कि हम कुछ बच्चे शायद इमेच्योरिटी खो चुके हैं। ओके, एनीवेज लेट्स कंक्लूड दिस सेशन। आज के सेशन में यही था। We will cover up further things in the next session, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। आई होप आपको ये बिजनेस कॉम्बिनेशन का चार्ट रिविजन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।